वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर्स इन टॉक। सो हमारा आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? मेंस्ट्रुअल ये वर्ड डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड मेंसिस से, जिसका मतलब होता है ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ कितने टाइम का होता है? 28 डेज़ का होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये साइकिल हमारी रेगुलर होगी। जनरली जो हमारी साइकिल होती है वो 25 टू 35 डेज़ की होती है। एवरेज हम 28 डेज़ बोलते हैं, बट ये वेरी करती है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? ये रिकरेंट मंथली डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो ये जो है 4 फेजेस में होती है। फर्स्टली इसमें होता है मेंस्ट्रुअल फेज जो 0 to 5 डेज़ का होता है। फिर 5 to 13 डेज़ का हमारा प्रोलिफरेटिव फेज होता है। 14 डे होता है हमारा ओव्यूलेटरी या ओव्यूलेशन डे। एंड उसके बाद 28 तक 15 to 28 तक जो हमारा होता है ये होता है हमारा सिक्रीटरी फेज़ या ल्यूटियल फेज़। तो फर्स्ट 5 डेज़ जो हैं उसमें हम कहते हैं कि ब्लड शेड होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है। और जो हमारा उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज़ है, इसमें फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। 14 डे पे ओव्यूलेशन होती है, दैट इज़ ओव्यूलेशन होती है। और उसके बाद का जो हमारा 16 to 28 डे का हमारा जो ये दिखा रहा है सिक्रीटरी फेज़, इसमें अगर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होती है और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम 8 वीक्स तक परसिस्ट करता है। अदरवाइज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिगन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कितने फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के? इसके 4 फेजेस हैं: मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। चलो अब इसको आराम से पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, लेट्स स्टार्ट। If the ovum shed at ovulation is not fertilized, menstruation occurs, which on an average lasts for about 3 to 5 days. कहते हैं अगर हमारा ओवम शेड हो जाता है ओवुलेशन के टाइम पर, जो ओवम शेड हुआ था ओवुलेशन के टाइम पर, अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, स्पर्म एंट्री नहीं हुई है, तो क्या होगा? हमारी मेंस्ट्रुएशन होगी, यानी शेडिंग ऑफ ब्लड। ये 3 से 5 दिन के लिए होती है। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की सिक्रीशंस रैपिडली फॉल कर जाती हैं। और ये कब फॉल करती हैं? जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है। उसके बाद देयर इज़ ब्लीडिंग एंड शेडिंग। सुपरफिशियल 2/3 लेयर की ब्लीडिंग और शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंडोमेट्रियम में होता है। और ये किस वजह से होता है? स्पाज्म ऑफ स्पाइरल आर्टरीज की वजह से होता है, जिसकी वजह से फाइनली एंडोमेट्रियल नेक्रोसिस हो जाएगा। और जब ये मसल वेसल्स रिलैक्स करेंगी तो ये नेक्रोटिक एंडोमेट्रियम शेड कर जाएगा, ब्लड लीक कर जाएगा, और इसके साथ ही हमारी म्यूकस की रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होगा। ओके। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ये कैसी होती है? ये आर्टीरियल होती है, प्रीडोमिनेंटली आर्टीरियल होती है। सिर्फ 25% मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज वीनस इन ओरिजिन, बाकी सब ये आर्टीरियल होती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्या क्लोट्स नहीं बनते? ऑब्वियसली बनते हैं, लेकिन ये लिक्विफाई हो जाते हैं बाय फिब्रिनोलाइसिन दैट इज प्रेजेंट इन वजाइना। तो जनरली मेंस्ट्रुअल ब्लड में हमें क्लोट्स नहीं दिखते, बिकॉज एक सब्सटेंस होता है फिब्रिनोलाइसिन, वजाइना में होता है जो कि, और ये इसको लिक्विफाई कर देता है क्लोट्स को। लेकिन कुछ केसेस में ब्लड क्लोट्स दिख सकते हैं, और वो कौन सा केस है? जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में हमें ब्लड क्लोट्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ब्लड लॉस कितना होता है मेंस्ट्रुएशन में? जनरली 10 to 80 ml की रेंज है, लेकिन एवरेज में हम कहते हैं 40 ml होता है। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है, जब मेंस्ट्रुएशन होती है ना तो वेरी ट्रिमेंडस नंबर ऑफ WBCs आर ऑल्सो रिलीज विद द नेक्रोटिक मटेरियल, जिसकी वजह से यूट्रस रेजिस्टेंस हो जाता है बोथ इन्फेक्शन एंड स्पर्म के लिए। ओके। नेक्स्ट है हमारा ये चार्ट, आपको ध्यान से देखना है। देखो, गोनाडोट्रोफिन्स के लेवल हम देखेंगे। FSH का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में ये डिक्रीज़ है, नॉर्मल ही है। उसके बाद ये बीच में डिक्रीज़ हुआ, फिर ये इंक्रीज़ हो गया अलोंग विद द ओव्यूलेशन फेज।
फिर ये स्टेबल रहा एंड ये इंक्रीज़ कब हो जाता है, जब हमारा सिक्रीटरी फेज़ एंड होने वाला होता है। ओके, और LH जो है हमारा, ये मैक्सिमम कहाँ होता है हमारा, ओव्यूलेशन पे। उसके बाद ये स्टेबल रहता है और फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर फॉलिकल्स जो हैं ये सेकेंडरी oocyte दैट इज़ ओवम रिलीज ऑन द ओव्यूलेशन डे। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, फिर ये मैच्योर हो जाता है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस एल्बिगन्स कन्वर्ट हो जाता है। ओवेरियन हार्मोन्स आप दे सकते हो, एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, ये एकदम से इंक्रीज़ होता है कौन से फेज़ में, हमारे प्रोलिफरेटिव फेज़ में इंक्रीज़ होता है। सिक्रीटरी फेज़ में फिर ये डिक्रीज़ होता है, लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है फिर ये इंक्रीज़ होता है, लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम टूटता है तो ये भी डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, फिर है हमारी यूट्रिन साइकिल, यूट्रिन एंडोमेट्रियम, ये भी आप देख सकते हो। मेंस्ट्रुअल फेज़ में ये डिक्रीज़ होगी, थिन हो जाती है। प्रोलिफरेटिव में ये फिर इंक्रीज़ होगी, फिर सिक्रीटरी फेज़ तक ये इंक्रीज़ होती जाती है, फिर ये मैक्सिमम हो जाती है जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुअल फेज़। उसके बाद ये अगेन ये देखो डिप्लीट होगी। ठीक है, दैट इज़ इट। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड फेज़ पे, जो कि हमारा प्रोलिफरेटिव फेज़। ये हम कहते हैं जनरली हमारा जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है वो 5 का अगर हम एवरेज लें तो 5 to 13 डेज़ का हमारा प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है। इसमें क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द इसमें हम रिस्टोरेशन होती है हमारे एपिथेलियम की, जो शेड हुआ था ना वो रिस्टोर होता है। दिस हेल्प्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ओके, immediately after bleeding has ended, the endometrium is less than 2 mm thick. आफ्टर एंड ऑफ ब्लीडिंग में जो हमारा एंडोमेट्रियम हो जाता है वो सिर्फ 2 mm थिक रह जाता है, और उसमें कैसे सेल्स होते हैं, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है, जो कि बाद में क्या बना लेते हैं, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स बना लेते हैं। फ्रॉम डे 5 to day 14 एज आई सेड, एंडोमेट्रियम इसमें थिक हो जाता है, और कैसे थिक होता है, बाय प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन अकर्स इन द ग्लैंड्स, जो अभी हमने बोले ना सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड बन जाते हैं, उनमें प्रोलिफरेशन होती है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये मतलब इस फेज़ में एंडोमेट्रियम अप्रोक्स 4 mm थिक हो जाता है, और ये ग्लैंड्स अपनी लेंथ में इंक्रीज़ होते हैं, बट ये कुछ सिक्रीट नहीं करते, ये याद रखना। उसके अलावा एक पॉइंट है हमारा सर्वाइकल सिक्रीशन का। इसमें सर्वाइकल सिक्रीशन और वाटरी हो जाती है, लगभग 92% से 98% वाटरी हो जाती है। ये जो सर्वाइकल सिक्रीशन वाटरी हुई है ये प्रमोट करता है सर्वाइवल ऑफ स्पर्म्स को। ओके, क्योंकि अगर वो जितना वाटरी होगा स्पर्म उसमें आराम से फ्लोट कर पाएगा, तो ये ताकि ओव्यूलेशन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन सही से हो सके, इस वजह से सर्वाइकल सिक्रीशन जो है वो वाटरी होने लगती है एज दिस फेज प्रोसीड्स। थर्ड फेज इज आर ओव्यूलेटरी फेज। दिस अकर्स ड्यू टू सडन राइज इन LH सिक्रीशन। एक LH पीक होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये हमारा ओव्यूलेटरी फेज आता है। At about day 14, ovulation occurs, and at this time, our cervical mucus increases in volume and becomes more watery. जितनी पहले watery थी 98% थी, उससे भी ज़्यादा watery हो जाती है, और हम इस टाइम पर कुछ स्मॉल अमाउंट में वजाइनल डिस्चार्ज भी देख सकते हैं, बिकॉज सर्वाइकल फ्लूइड जो हमारा वो काफ़ी वाटरी हो गया। यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस जो होगी थिनेस्ट होगी, क्योंकि ताकि स्पर्म्स हमारे आसानी से इसको पेनिट्रेट कर सकें, इस वजह से सर्वाइकल म्यूकस ओव्यूलेटरी फेज थिनेस्ट होती है। लास्ट फेज है हमारा ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। इट रिप्रेजेंट्स द प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। यहाँ पर जो हमारा यूट्रस है वो रेडी हो जाता है ताकि फर्टिलाइज्ड ओवम उसमें इम्प्लांट हो सके। ये फेज़ किसकी वजह से आता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन की वजह से आता है, और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कौन करते हैं, ल्यूटियल सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। हमने कहा था ना इसमें हमारा कॉर्पस ल्यूटियम इस फेज़ में बनता है, और वो क्या कराएगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कराएगा, और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होकर यूट्रस को रेडी करेगा ताकि इम्प्लांटेशन हो सके फर्टिलाइज्ड ओवम की। ओके, और इसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट होती है 14 डेज़ की। ओवुलेशन के 36 आवर्स बाद कॉर्पस ल्यूटियम अच्छे से बन जाता है ओवरी के अंदर, और एंडोमेट्रियम में फर्दर डेवलपमेंट होती है और वो 4 mm से 6 mm थिक हो जाता है। ओके,
नेक्स्ट हम इसमें एंडोमेट्रियल चेंजेस देखते हैं। इसके जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं वो लेंथ और डायामीटर में इंक्रीज़ हो जाते हैं और ज़्यादा टॉर्चरस बन जाते हैं और म्यूकस से फिल्ड हो जाते हैं। इसके स्ट्रोमा सेल्स प्रोलिफरेट और एनलार्ज कर जाते हैं। स्पाइरल आर्टरीज जो यहाँ पर होती हैं वो ज़्यादा कोइल्ड हो जाती हैं और इनकी जो वेन्स होती हैं वो ब्लड से फिल हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें जो सर्वाइकल सिक्रीशन होती है ना, यहाँ पर पहले तो वाटरी थी ना और थिन थी, यहाँ पर थिक हो जाती है और स्टिकी हो जाती है ताकि एक विस्कस प्लग बन सके, ताकि ना तो हमारे स्पर्म्स एंटर कर सकें और ना ही हमारे इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकें। लास्ट में आपको फिर से वही चार्ट दिखा देती हूँ, रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा मेंस्ट्रुअल फेज़ है, इसमें एंडोमेट्रियम जो है वो शेड ऑफ कर जाता है और हमारे ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज ही है, हमें दिख रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं फिर प्रोलिफरेटिव फेज़ आता है, ये और थिक होता है, ओव्यूलेटरी पे 4 mm होता है। उसके बाद सिक्रीटरी फेज़ में ये 6 mm हो जाता है और ज़्यादा थिक हो जाता है एंडोमेट्रियम। और लेवल ऑफ हॉर्मोन्स तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर। और ये सारा साइकिल हमने देख लिया, तो ये इसके साथ ही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड होप यू हैव अ गुड डे।